आपको पता है गूगल की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, कोई भी ईयर का बच्चा, कोई भी ब्रांच और कोई भी डिग्री का बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी 67,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की। मैं बात कर रहा हूँ जी शॉक, गूगल समर ऑफ कोड के बारे में। पर सुमेर भाई, ये जी शॉक क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कब आता है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको गूगल समर ऑफ कोड 2026 की सारी इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि भैया ओपन सोर्स क्या होता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी शॉक क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका 2026 का कंप्लीट स्केड्यूल क्या होने वाला है। फिर मैं आपको भाई जी शॉक के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड किया जाता है, कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ना वन स्टॉप सोल्यूशन होगी आपको जी शॉक के बारे में सब कुछ जानने के लिए। इसके बाद आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज शेयर करूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी ये वीडियो की लाइक टारगेट रखी है वो है 2000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया यार देखो, जी शॉक को समझने के पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले समझनी पड़ेगी, वो है कि भैया ये ओपन सोर्स क्या होता है। तो मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। ओपन सोर्स का बेसिकली मतलब होता है कोई भी कंपनी के सॉफ्टवेयर का कोड या फिर किसी के प्रोडक्ट का पूरा कोड आपको फ्री में अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ये कंपनी इसको देती है कि लो भैया ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इसको बेटर कर सकते हो, इसके बग कुछ फिक्स कर सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो आप अपनी इंप्रूवमेंट हमें भेजो। हमें अगर वो सही लगेगा तो हम इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे। और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको लाखों करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ऐसे जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो अब आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओपन सोर्स इज अ सोर्स कोड दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर पॉसिबल मॉडिफिकेशन। इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल दूंगा। ओपन सोर्स जो हम सब यूज़ करते हैं वो है वर्डप्रेस, सब यूज़ करते हैं वो ओपन सोर्स है। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स है भैया। उबंटू ओपन सोर्स है। जावा ओपन सोर्स है। ये सारे ओपन सोर्स है। इतना समझ में आ गया? तो एज ए बिगनर या फिर कंट्रीब्यूटर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक नया फीचर या फिर फिक्स कर सकते हो किसी बग को, आपका इसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन को बेटर कर सकते हो, वायर फ्रेम बना सकते हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट दे सकते हो, आउटरीच और रिसर्च में मदद कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग और रिपोर्टिंग इश्यूज़ में मदद कर सकते हो, आप दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटर की मदद कर सकते हो, आप लोगों का काम रिव्यू कर सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो, और आप जो नए नए ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मेंटोर भी कर सकते हो। इतने सारी चीज़ें फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर कर सकता है। तो यार सवाल आता है सुमेर भाई, ये जी शॉक पिक्चर में कहाँ से आया? ओपन सोर्स तो समझ में आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ ये जी शॉक पिक्चर में कहाँ से आया, क्योंकि कहानी ओपन सोर्स से शुरू होती है। तो है ना, बहुत सालों पहले क्या है ना, लोग जो कॉन्ट्रीब्यूटर होते तो यार ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते थे अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग। तो यार जी शॉक ने देखा कि यार बच्चे लोग इतने स्टूडेंट हैं, डेवलपर्स है, ये इतनी मेहनत करते हैं और ये ओपन सोर्स जो अपना कंपनीज है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गूगल ने बोला यार हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो उसने क्या किया कि हम हर साल एक गूगल समर ऑफ कोड रन करेंगे। इसमें हम कुछ ओपन सोर्स जो कंपनीज़ है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमारे अंडर लेंगे, और जो भी कंट्रीब्यूटर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम स्टाइपेंड देंगे। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत सालों से गूगल समर ऑफ कोड शुरू होता है। हर साल कुछ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जिसको गूगल अपने अंदर लेता है कि भाई ये जी शॉक के अंदर है, और उसमें जो बच्चा, स्टूडेंट, डेवलपर कंट्रीब्यूट करता है तो उसको भैया पैसे मिलते हैं। $750 से $3,000 तक इंडिया में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 67,000 से लेके अपन 2.5 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है जो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी आपको स्टोरी समझ में आ गई कि कहाँ से कहाँ तक हुआ। भैया एक अच्छा इनिशिएटिव है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर को प्रमोट करने के लिए। ओके भैया, तो जी शॉक में इसकी डेफिनेशन क्या है? गूगल समर ऑफ कोड इज अ ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम फोकस ऑन ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूटर इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जी शॉक वर्क विद ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ 12-week प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर। तो भी आपको ये समझ में आ गया कि क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे आते हैं कि सुमेर भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन्होंने बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है कि आप 18 साल और उसके ऊपर होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके। दूसरा है कि आप ना एक ओपन सोर्स बिगनर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रो लेवल हो और हर साल पैसे ही स्टाइपेंड खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, बिगनर होने चाहिए, क्योंकि यार नए लोगों के लिए तो है ना। ओके। थर्ड है कि यू मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री
और रेसिडेंट ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यार, मतलब अपन कहीं वर्क वीज़ा पे चले गए और वहाँ से काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, जिस कंट्री से आप अपना ये काम कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है कि ऐसी कंट्री में नहीं होने चाहिए जिसको यूएसए ने मना किया हो भाई कि इनसे साथ ट्रेड ऑफ नहीं करना है, आप समझ रहे हो। तो मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नॉट करेंटली एम्बॉग्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट। इतना समझ में आ गया? ओके, मतलब कोई भी डिग्री, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे वो कुछ नहीं लिखा है, आप अच्छे डेवलपर होने चाहिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर होने चाहिए। इतना समझा? ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि यार ये गूगल समर ऑफ कोड के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला चीज़ तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने मिलता है। अब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको पता है असाइनमेंट लिख रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला। थियरी एग्जाम पास कर रहे हो, कुछ काम नहीं आने वाला। 90% लोग अनप्लेस्ड है क्योंकि रियल वर्ल्ड नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। आपका काम बिलियंस लोग यूज़ करते हैं। अगर आप मोजिला में या फिर मोजिला फायरफॉक्स में, उबंटू में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हो तो लाखों लोग, करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। गेट कनेक्ट टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट। भाई ओपन सोर्स के थ्रू इतना तगड़ा नेटवर्क बनता है ना आपका कि आप भाई बोलेंगे अरे ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। आपको पता चलता है कि यार दुनिया क्या काम करती है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। उसके साथ भाई $750 से $3000 का स्टाइपेंड अपने आप में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, बेनिफिट है। और तगड़ा पोर्टफोलियो बनता है भाई, आप समझ रहे हो। जब आपके सीए में G-Shock कंट्रीब्यूटर दिखता है G-Shock में, तो भाई इम्पैक्ट करता है वो। खास करके रिमोट जॉब्स के लिए भी अच्छा इम्पैक्ट करता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस अपने को मिलता है। इतना समझ में आ गया बेनिफिट्स? ओके। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सुमेर भाई चलो G-Shock समझ गया, आप मेरे को इसकी टाइमलाइन बताओ कि ये कब आता है, मुझे कब अप्लाई करना है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, शुरू होता है 19 जनवरी है। उस दिन क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो G-Shock में ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करेगी ना कि मुझे G-Shock में ले लो। अलग अलग जो अपने ओपन सोर्स कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो G-Shock में अप्लाई करती है कि भाई हमें ले लो। तो वो अप्लाई करती है भैया। फिर मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन डेडलाइन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 फरवरी है इनकी डेडलाइन है, इसके पहले इनको अप्लाई कर देना है। फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गूगल एक्सेप्ट करता है कि भाई इस बार इनको लोग लेंगे, तो भैया एक्सेप्टेड होती है। फिर पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट्स है, जो कंट्रीब्यूटर है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर इश्यूज़ हैं वो सामने रखी है, तो कंट्रीब्यूटर अपने सवाल पूछते हैं कि ये कैसे, वो कैसे। उसके बाद जो अपना मेन रोल है कंट्रीब्यूटर का, वो शुरू होता है 16 मार्च से 13 मार्च तक, 31 मार्च तक, 16 मार्च से 31 मार्च तक आप अपने प्रपोजल सबमिट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई मैं क्यों राइट फिट हूँ, मैं क्यों आपके ये वाले में सिलेक्ट होने के लिए लायक हो। तो आप अपना प्रॉपर प्रपोजल डाल देते हो। उसके बाद प्रपोजल रिव्यू होता है, उसकी रैंकिंग होती है, एक्सेप्टेड किया जाता है प्रपोजल, और जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसको उसका प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है। ये होगा 30 अप्रैल। फिर मई 1 से मई 24 कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होगा, आपको भाई लोगों से मिलाया जाएगा, सब कुछ होगा। एक्चुअल जो कोडिंग का काम शुरू होगा वो मई 25 से होगा, कोडिंग बिगिन। आपका एक मिड इवैल्यूएशन होगा, मतलब जुलाई 6 से जुलाई 10 तक मिड इवैल्यूएशन होगा कि बताओ भाई क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। आपको काम दिया जाएगा ना, आप कितना उसको पहुँचे। अगर आप मिड इवैल्यूएशन में सही पहुँच जाते हो तो 45% जो आपकी स्टाइपेंड डिसाइड हुई है उसका 45% आपको पे किया जाएगा। फिर आपका फाइनल इवैल्यूएशन होगा, आप समझ रहे हो। उस टाइम अगर आपने सही से कर दिया है तो आपका 100% स्टाइपेंड आपको पे किया जाएगा। उसके बाद मेंटर अपना फाइनल सबमिशन देगा, मेंटर बताएगा कि भाई ये बंदे ने ये किया है। कुछ लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसकी एक्सटेंडेड टाइमलाइन होती है, तो 2 नवंबर तक वो जाएगी। और जो लास्ट है 9 नवंबर, जो एक्सटेंडेड लोग हैं उनका भी फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना काम आया। तो आपको एक प्रॉपर समझ में आ गया कि पहले ऑर्गेनाइजेशन जाती है, वो G-Shock में खुद को सबमिट करती हैं, उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होती है, फिर बच्चे उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं, फिर उनका बॉन्डिंग होता है, वो जो बॉन्डिंग वाला बताया है। फिर अपना क्या होता है भैया, फिर आपका फर्स्ट इवैल्यूएशन होता है, फिर सेकंड इवैल्यूएशन होता है। इतना अपने को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो यार आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो करंटली 3rd ईयर में या फिर फाइनल ईयर में हैं, पर अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है, या एप्टीट्यूड को देख के डर लगता है, DSA क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये टाइम तो फटफट चले जा रहा है। अपन सोच रहे थे 2nd ईयर से करेंगे, कब 2nd ईयर चला गया, 3rd ईयर आ गया। बहुत सारे बच्चे तो फाइनल ईयर में हैं और सिर्फ 6 महीने बच्चे और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ। तो आपके ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशन लेके आया है कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है, समझो आप
TCS, विप्रो, एसेंचर, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज़ को क्रैक करना चाहते हो या फिर मिड लेवल कंपनीज़ को क्रैक करना चाहते हो, सो दिस कोर्स इज़ बेस्ट फिट फॉर यू। इसमें हमने बहुत आसान भाषा में एप्टीट्यूड को एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, आराम से सॉल्व करके वीडियो से सीख के जब करोगे तो आप आराम से एप्टीट्यूड क्रैक कर पाओगे। कंपनी वाइज मॉक टेस्ट है, DSA को बेसिक से लेके एडवांस सिखाया गया है कि कैसे DSA की क्वेश्चन जब रियल वर्ल्ड आती है तो सॉल्व कैसे करना है, वो सिखाया गया है। कंपनीज वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिससे आपकी DSA की प्रिपरेशन हो जाती है, HR की प्रिपरेशन कराई गई है, और प्रॉपर्ली टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है सब कुछ आपको एक ही जगह पे बता दिया गया है। कोर्स अफोर्डेबल भी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके ज़रूर चेकआउट करो और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बेटर इंप्रूव करो। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें समझते हैं। अब सवाल आता है आगे बढ़ते हैं कि सुमेर भाई G-Shock में सिलेक्ट होने का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान देना है जिससे हमारे अपना सिलेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है, किसी भी एक टेक स्टैक में अपने को थोड़ा सा माहिर हो जाना है, अच्छा बन जाना है। जैसे वेब डेवलपमेंट हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकती है, मशीन लर्निंग और पाइथन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ब्लॉकचेन हो सकता है। तो अपने को पहले किसी एक चीज़ को उठाना है टेक स्टैक को, और उसमें अपने को अच्छा बहना होगा। भाई ये डोमेन है, इसमें मेरा ये टेक स्टैक है, पहले तो उसको भाई स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड है कि हमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डाल के सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है जो रेगुलरली पिछले 4-5 सालों से सिलेक्ट हो रही है। आप समझ रहे हो, वरना पता चला आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी जो सिलेक्ट ही नहीं हुई तो मतलब नहीं। मतलब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कहीं भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आगे जाके बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होने वाला है। पर हम अगर G-Shock के लिए जा रहे हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखो जो रेगुलरली सिलेक्ट हुई है। ये दोनों चीज़ तो सबसे पहले बेसिक्स है। फिर अभी जो दिसंबर जनवरी है, जो अभी तो जनवरी आएगा, तो यहाँ में हमें क्या करना है, हमें जो मेंटेनर होता है, मेंटेनर ऐसा इंसान होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी सवाल पूछ रहे हो आपको जवाब देगा, आप कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका कोड रिव्यू करेगा, ऐसा इंसान मेंटेनर होता है। तो उस इंसान से अपने को अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है। लोग क्या करते हैं, सब ना फरवरी में जब प्रपोजल सबमिट करने का टाइम आता है तब भाई सब एक साथ करते, तब तक आपकी रेपुटेशन बहुत सारे लोग अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत पहले से ये जो जनवरी दिसंबर का टाइम होता है, इसी में आपको रेपुटेशन बनानी है। रेपुटेशन कैसे बना सकते हैं, आप अभी से अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हो, वैल्यूएबल क्वेश्चन उस इंसान से पूछ सकते हो। ऐसी चीज़ें मत पूछो जो गूगल में बेसिकली सर्च की जा सकती है या फिर ChatGPT में सर्च की जा सकती है। उसको प्रॉपरली, अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कहीं अटक रहे हो, तो ऐसा मत पूछो कि आई एम स्टक। उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये वेज ट्राई किए, ये वर्कआउट किया, यहाँ मैं अटक गया हूँ, इज़ देयर एनी सोल्यूशन। तो अब जब आप वैल्यूएबल प्रॉपर इनपुट्स के साथ उसको जब बताओगे कि भाई देखो ये मैंने किया, तो उसको लगेगा कि बंदा सही है। तो वहाँ पे अपने को थोड़ी सी रेपुटेशन बनानी है, क्योंकि यही वो इंसान है जो आगे जाके अपने को सिलेक्ट करेगा। एक बार आपने थोड़ी सी रेपुटेशन बनाने का शुरू कर दिया, फिर अपने को क्या करना है, बिगर बग्स सॉल्व करने। ऐसा नहीं कि हर चीज़ों के लिए हमें बार बार मेंटेनर को परेशान करना है, हमें खुद भी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, एक्चुअल ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, थोड़े बेहतर बग सॉल्व करने पड़ेंगे। और टाइम टू टाइम आप कह सकते हो कि अपने मेंटेनर को बता रहे हो कि भाई मैंने ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एज अ मेंटोर को कैसे हम बताते हैं उस तरह से आप उसको बता सकते हो, पर ऐसा नहीं कि हर चीज़ में उसको परेशान कर रहे हो, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। एक बार जब अपन ये चीज़ कर देते हैं ना, तो फेब, जैसे इन्होंने बोला है कि मार्च में ऑलमोस्ट 16 से 31 का जो टाइम होता है, उस टाइम सब बच्चे कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं और अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो इस बार आप अपने प्रपोजल पे फोकस कर सकते हो। मैं 1-2 वीडियोस ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे बहुत अच्छे जैसे हरकिरत ने बनाया है, अलग अलग लोगों ने बनाया है कि एक प्रपोजल कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको पुट आउट कर दूंगा। तो आप अपना प्रपोजल कैसे बनाना है उस वीडियो को अच्छे से देख के खुद पे थोड़ा काम करके एक अच्छा प्रपोजल बना के उनको शेयर कर सकते हो। अब यार ऐसे इंसान है जिसने पहले से अपने को थोड़ा बहुत जानता है, उसको पता है कि बंदा काम का है, उसके हाथ में जब प्रोजेक्ट आएगा तो कोई नए बंदे को ना दे के ऐसे इंसान को देगा जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है कि यार ये बंदा वो काम कर लेगा। तो मैटर जो करता है वो ये करता है कि आप तगड़े बंदे होने चाहिए, आपको काम आना चाहिए, और आपने बता दिया होना चाहिए मेंटेनर को कि भाई मैं हूँ, तो ट्रस्ट कर सकता है। क्लियर है? तो जब आप ये सिग्नल सामने वाले को दे देते हो तो चांसेस है कि भैया अपना हो जाता है। तो उसी में भी नहीं, ऐसा नहीं कि भैया उसको प्रपोजल सबमिट करने के बाद बंद हो गए, आपको अपना कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखना है जब तक आपका नाम ना आ जाए कि हाँ भाई, और उसके बाद भी काम तो करना ही है, तभी तो स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट इवैल्यूएशन और सेकंड इवैल्यूएशन में। इतना समझ गया भैया। अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढते हैं। तो चलो देखते हैं कि भैया एक नॉर्मल गूगल की जो वेबसाइट है, गूगल समर ऑफ कोड, वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है भैया, इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अपने को जाना है पास्ट प्रोग्राम्स पे, सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। पास्ट प्रोग्राम पे जैसे ही जाओगे तो सालों का, जितने साल से ये चल रहा है उसका आपको मिल जाएगा।
मैं 2025 के पास प्रोग्राम में जाता हूँ। यहाँ पे आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी जो पिछले साल थी। आप इसमें अपनी जो टेक स्टैक है वो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पाइथन पे काम करते हो, आप पाइथन डालोगे तो पाइथन पे इतने सारे जो है ओपन सोर्स कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आप रख सकते हो। या फिर समझो आपको कोई डोमेन पे काम करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, तो आप AI के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हो। तो आप अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग या फिर आप अपने डोमेन के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हो। इतना समझ में आ गया? ओके। अब यार इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करना है, इसकी गिटअप की लिंक कहाँ मिलेगी? भाई आया बता देगा। जैसे मैंने AI वाला सिलेक्ट किया था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता है, उस पर मैंने गया तो यहाँ पे इनकी गिटहब की लिंक अपने को लिखी हुई है। गिटहब पे यहाँ पे मोस्टली इधर होती है या फिर यहाँ पे नीचे आपको गिटहब मिल जाता है, आप समझे? तो अपने को ऊपर ही मिल गई तो अपन इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इनकी गिटहब की लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ओपन हो गया इनका प्रॉपरली गिटहब की इनकी रेपोजिटरी। यहाँ पे देखो रेपोजिटरी है। अब यार कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें ढूंढते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग रेपोजिटरी है, मैं एक टेम्पलेट इंजन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो इन्होंने इश्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे ही आप इश्यूज़ पे आते हो, ये देखो, तो इस तरह से यहाँ पे ये इश्यूज़ ये लोग करेंटली फेस कर रहे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब समझे? अब ये कैसे वर्क करता है, इन्हें सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाता है। समझो आपने ये इशू को ओपन किया, ये देखो ये इनका करंटली इशू है। तो अब इस पर कैसे वर्कआउट करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा आपको फॉर्क करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन कैसे वर्कआउट करता है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे गिटहब पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वर्कआउट करता है, या फिर नॉर्मली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वर्क कैसे करता है, ये फॉर्क वाली क्या फंडे है। तो यार देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनाइजेशन ढूंढा, एक प्रॉब्लम ढूंढी, इशू ढूंढी कि हाँ मैं ये सॉल्व कर दूंगा। तो कंपनीज आपको डायरेक्ट रियल वर्ल्ड थोड़ी अप्लाई करने देगी कि ले भाई तू डायरेक्ट ही सॉल्व कर, कुछ कोड फट गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये कहता है कि अच्छा तुझे लगता है तू सॉल्व कर सकता है क्या? मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक काम कर, जितना भी जो पार्ट है जो तू सॉल्व कर पा रहा है उसको फॉर्क कर ले, मतलब उसका थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अपने कंप्यूटर में डाल दे। जो जो सॉफ्टवेयर लगेंगे मैं तेरे को बताऊंगा उसको इंस्टॉल कर, उसका एक क्लोन बना, उस प्रॉब्लम को उधर सॉल्व कर। अगर तू उसको सॉल्व करके तेरा वर्कआउट कर रहा है तो फिर उसको हमारे यहाँ पे सबमिट कर, हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर हमें सही लगा तो फिर हम उसको रियल वर्ल्ड पे अप्लाई कर देंगे। इतना समझा? तो हम क्या कहते हैं, वर्क ऑन इट पे पहले फॉर्क करते हैं, उसका टुकड़ा निकाला, उसको क्लोन किया अपने यहाँ पे प्रॉपरली सारे एनवायरनमेंट के साथ, फिर उस पर काम किया। काम होने के बाद मैं कमिट और पुश करता हूँ। कमिट और पुश मतलब हमने उधर सबमिट किया। जब आप सबमिट करते हैं तो वो रिव्यू के लिए जाता है, आप समझ रहे हो? पुश रिव्यू, तो वो अपने को देखेगा कि भैया सही है कि नहीं, जो सामने वाला जो मेंटर है फिर मेंटेनर है, अगर वो सही लगा तो उसको क्या कर देगा, वो रिव्यू करेगा, अप्रूव कर देगा और वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो जाएगा। तो सबमिट योर वर्क। तो इस तरह से ये चीज़ें की जाती हैं, इसलिए फॉर्क करना है और लास्ट में सॉल्व करके उसको पुश कर देना है। इतना समझा? ओके। सो दोस्तों ये था प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ GSOC 2026। यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करके बताया है। कहीं 40 मिनट की वीडियो, कहीं 2.5 घंटे की वीडियो है। हरकिरत सिंह ने बताया हुआ है, सौम्या सिंह ने बताया हुआ है, तो अलग अलग लोगों ने बताया है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे ना कुछ वीडियोस आपके लिए रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के लाइक टारगेट अब तक नहीं कंप्लीट की तो 2000 उसको कंप्लीट करो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो। अगला कौन सा प्रोग्राम है जो आप चाहते हो कि मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ, तो नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। अभी जाके कॉन्ट्रीब्यूट करो यार। देखो मैंने कह रहा कि आपका पहली बार में हो जाएगा, पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप पहली बार में ट्राई करो नहीं हो रहा तो सेकंड टाइम ट्राई करोगे तो हो जाएगा भाई। पर ये चीज़ से आप रियल वर्ल्ड चीज़ें सीखोगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा और आप बेटर बनोगे। जो 90% कॉम्पिटिशन है उससे आगे निकलोगे। तो थोड़ा सा भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकल और ट्राई कर। बेस्ट ऑफ लक।